हैं सबसे पहले हम पोनी मोटर विधि क्या होती है, ठीक है? पहला, पोनी मोटर द्वारा स्टार्टिंग विधि। अब मुझे सबसे पहले बताओ, ये आखिर ये पोनी मोटर क्या होती है ना? तो सुनो बेटा, मुझे ऐसी मोटर की ज़रूरत थी जिसकी गति बेटा सिंक्रोनस मोटर से ज़्यादा हो। भई मेरी बात सुनो, अपन नहीं कहते पत्ते को जगह है, कम के लिए जगह नहीं होती, है ना? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, तो हमें ऐसी मोटर चाहिए थी जिसकी गति इंडक्शन मोटर से और सिंक्रोनस मोटर से दोनों के ज़्यादा थी। उस मोटर को क्या बोला? पोनी मोटर। तो पहले लिखो पोनी मोटर की गति किससे ज़्यादा होनी चाहिए बेटा? सिंक्रोनस मोटर मोटर तथा किससे? प्रेरण मोटर से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेरण मोटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, पोनी मोटर वास्तव में होती क्या है? तो बेटा पोनी मोटर कुछ नहीं होती, एक छोटी मोटर होती है जिसकी गति ज़्यादा रखी जाती है ना? किससे ज़्यादा रखी जाएगी? बेटा सिंक्रोनस गति से। कैसे ज्ञात करोगे? तो सुनो मेरी बात। तो बेटा ध्यान रखना, पोनी मोटर में स्टेटर ध्रुवों की संख्या तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर ध्रुवों से एक जोड़ी कम होती है। ध्यान रखना बेटा। पोनी मोटर में पोनी मोटर में स्टेटर ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों की संख्या किससे बेटा? तुल्यकालिक मोटर से। ये लाइन पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखना। तुल्यकालिक मोटर से एक जोड़ी कम होती है। अब सर ये क्या है? बिल्कुल बताता हूँ, कम होती है। कम क्यों होती है बेटा? इसका कारण आपको पता होना चाहिए, है ना? ध्यान रखना। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें स्टेटर ध्रुवों की संख्या क्या होती है बेटा? एक जोड़ी कम होती है, ठीक है? अच्छा, तो मुझे बताओ ये कम क्यों होगी? क्योंकि आपको क्या फ़ॉर्मूला है? आपको एक फ़ॉर्मूला पता है बेटा। n बराबर क्या होता है बेटा? 120 F अपॉन P, ठीक है? पता है कि नहीं? हमें ज्ञात है। ये फ़ॉर्मूला आपको ज्ञात है कि नहीं? बिल्कुल हमें ज्ञात है। अब देखना बेटा, यदि मैं पोलों की संख्या को कम करूँगा, तो मेरी गति बढ़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में मेरे को फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना? तो देखो, जैसा कि स्पष्ट होता है, अब यहाँ से स्पष्ट होता है, यदि पोनी मोटर में यदि पोनी मोटर में पोलों की संख्या को कम किया जाएगा, तो पोलों की संख्या को कम किया जाता है कम किया जाता है, तो बताओ क्या होगा? तो बेटा देखो इसकी गति बढ़ जाती है। तो इस मोटर की गति बढ़ जाती है। इस मोटर की गति बढ़ जाती है और यही तो हम चाहते हैं, बढ़ जाती है। चलिए सर, आपने बोला कि पोनी मोटर ऐसी मोटर होती है जिसकी गति होती है सिंक्रोनस और प्रेरण से ज़्यादा, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मान लिया। इसके गति बढ़ाने के लिए बेटा इसके पोलों की संख्या सिंक्रोनस से कम रखी जाती है, ये भी मान लिया। अब बताओ मुझे, क्या बताएँगे सर? अब मुझे ये बताओ कि आखिर ये पोनी मोटर को क्या पूरी टाइम तक इसको लगाए रखना चाहिए? नहीं बेटा, इसको पूरे टाइम तक नहीं लगाओगे। जब इसकी गति यानी कि पोनी मोटर द्वारा चलाई गई सिंक्रोनस मोटर की गति जब स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाए ना, तब इसको बंद कर देते हैं। क्या लिखोगे? इस प्रकार जब पोनी मोटर द्वारा इस प्रकार पोनी मोटर द्वारा सिंक्रोनस मोटर की गति भाई स्टेटर के ऊपर क्या दे रहे थे आप? 3 फेज सप्लाई, तो उससे चुंबकीय फ्लक्स बन रहा था ना, बिल्कुल उस चुंबकीय फ्लक्स से की गति स्टेटर के मुख्य
मुख्य फ्लक्स के सिंक्रोनस गति के क्या हो जाती है बेटा, के बराबर हो जाती है तो बताओ क्या होगा। अगर ये बराबर हो जाएगी तो बेटा यहाँ पर एक मैग्नेटिक लॉकिंग आ जाती है, यानी कि N से N एकदम सामने आ जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, इससे क्या हो जाएगा, इससे एक मैग्नेटिक, ठीक है। और जब बेटा क्या हो जाएगा, जब इसके बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, जो रोटर होता है वो मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण इस अवस्था में रोटर जो होगा, किसके कारण बेटा, ये शब्द पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण, मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण अब स्वतः ही घूमने लगता है, अब घूमने लगता है। अब बस, अब पोनी मोटर का तो काम क्या था, स्टार्टिंग का था, अब पोनी मोटर को हटा लो, ठीक है। क्योंकि पोनी मोटर को केवल स्टार्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टार्टिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अतः अब उसे हटा लिया जाता है, अतः अब उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। ये लो भैया, जाता है, आसान है ना। हाँ, कुछ नहीं हो रहा था, देखो बेटा, ये मेरा स्टेटर है, यहाँ पर सप्लाई दी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ठीक है, लेकिन रोटर यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा था, है ना, इधर इधर इधर। तो बेटा क्या हुआ, जैसे ही पोनी मोटर से मैंने इसको एक्साइटेड किया ना, तो बेटा इसकी गति ज्यादा है और इसने यहाँ से क्या हुई, लॉकिंग होनी चालू हुई। तो इस तरह बेटा ये रोटर और आपके इसका फील्ड, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हुई और बेटा इसके साथ ये दौड़ना चालू किया और अब मैंने पोनी मोटर को हटा दिया, ठीक है। बस ये इसका काम है, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो होता है ना बेटा, ये पोनी मोटर जो है, ठीक है, इसकी गति को किससे मापी जाती है, तो ध्यान रखना बेटा, इसकी गति को किससे मापा जाता है, टैगोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या लिखोगे बेटा, ज्ञात रहे, यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, ज्ञात रहे पोनी मोटर की गति, भाई गति भी तो चेक करनी पड़ेगी, यूं नहीं कि बहुत ज्यादा गति हो जाए, है ना। गति टैगोमीटर द्वारा मापी जाती है, टैकोमीटर द्वारा टैकोमीटर द्वारा मापी जाती है। चलिए, ये आपकी पहली विधि कंप्लीट बेटा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब दूसरी विधि क्या है, डीसी मोटर विधि, चलिए पढ़ते हैं उसको आराम से। डीसी मोटर विधि, सर इसके अंदर भी अपने को स्पीड ही बढ़ानी होती है, बिल्कुल बेटा, इसके अंदर भी स्पीड ही बढ़ानी होती है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो चीजें ध्यान जितनी भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो इस डीसी मोटर विधि में कौन सी मोटर यूज में लोगे, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो ध्यान रखना बेटा, इस विधि में डीसी कंपाउंड मोटर प्रयोग में ली जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, इस विधि में डीसी कंपाउंड मोटर प्रयोग में लेते हैं। बेटा जो भी लाइन है वो सारी इंपॉर्टेंट है, प्रयोग लेते हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपका अच्छे से हर चीज समझाई जा रही है, ठीक है, लिखो बेटा। अच्छा, अब बेटा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि उचित मैग्नेटिक लॉकिंग करने के लिए क्या करेंगे भाई, इस डीसी कंपाउंड मोटर का मतलब क्या है, डीसी कंपाउंड मोटर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जब मशीन मोटर पढ़ी थी ना, तो इसमें क्या होता है बेटा, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ये क्या करती है, मैग्नेटिक लॉकिंग को करा देती है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उचित मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए बेटा इस मोटर के द्वारा क्या दिया जाता है? प्रारंभिक टॉर्क दिया जाता है। तो लिखो बेटा, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए बेटा? के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक लॉकिंग आवश्यक है। मैग्नेटिक लॉकिंग आवश्यक है। इस मैग्नेटिक लॉकिंग बनाने के लिए, यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग बनाने के लिए इस लॉकिंग आवश्यक है। इस लॉकिंग को को बनाने के लिए अतिरिक्त गति किससे दी जाती है बेटा? अतिरिक्त गति किससे दी जाती है? डीसी कंपाउंड मोटर से दी जाती है। डीसी कंपाउंड मोटर से दी जाती है। कंपाउंड मोटर से दी जाती है। सर इसको भी बार-बार कनेक्ट करेंगे क्या? नहीं बेटा, जब एक बार लॉकिंग हो जाएगी उसके बाद इसको भी हटा दिया जाता है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है? यदि रोटर तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेगा उसके बाद इसे भी हटा के एक्साइटर जोड़ देते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसमें भी क्या होता है? जब रोटर तुल्यकालिक गति से चलेगा तब इस मोटर को हटाकर क्या जोड़ देते हैं? एक्साइटर जोड़ देते हैं। एक्साइटर क्या होता है? जो डीसी सप्लाई देता है ना, एक्साइटर जोड़ देते हैं। ठीक है, और मोटर चलने लगती है ना? हाँ, बहुत सही। और बेटा यहाँ पर भी पोनी मोटर के केस में भी यही होता है। ठीक है, हाँ। अपना कुल मिला के इसको आरंभिक टॉर्क देना है, वो ये दे देते हैं। जैसे कि आपकी पोनी मोटर हुई, जैसे कि आपकी ये डीसी कंपाउंड मोटर हुई। ठीक है, चलिए, ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए। अच्छा, लेकिन बेटा हर जगह ये मोटर विधि है ना, ये अच्छी नहीं होती। तो कभी-कभी बेटा हमें एक 2 तरह के रोटर होते हैं। मैंने आपको पढ़ाए थे अल्टरनेटर में, है ना? क्योंकि मशीनें सेम होती है। अल्टरनेटर में 2 रोटर होते हैं। एक होता है बेटा सेलिएंट, एक होता है सिलिंड्रिकल। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। मैंने ये बताया था कि जो सेलिएंट होती है, वो क्या होती है बेटा? कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ उसका क्या हो, उसकी गति भाई सेलिएंट पोल होती है ना, जिसके अंदर इस तरह के रोटर होता है ना? ये वाले इस तरह के रोटर होते हैं। बेटा इसमें अतिरिक्त अतिरिक्त बार डालने के लिए, यानी कि टॉर्क उत्पन्न करने के लिए बेटा थोड़ी सुविधा होती है। तो ध्यान रखना बेटा, एक सेल्फ स्टार्टिंग मेथड को प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये मोटर यूज आती है तो हम इसको यूज में ले लेते हैं। तो तीसरा क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग विधि। आराम से समझ में आएगी, डोंट वरी। यहाँ से आपके वो डैम्पर बार वगैरह सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो तीसरा क्या है बेटा? सेल्फ स्टार्टिंग विधि। सेल्फ स्टार्टिंग विधि। ठीक है, अभी बताते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा इस विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। तो बेटा इसे डैम्पर बार विधि भी कहा जाता है। बेटा इस विधि को डैम्पर बार विधि भी कहा जाता है। इस विधि को डैम्पर बार विधि भी कहा जाता है। विधि भी कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस विधि के द्वारा क्या होता है बेटा? कुछ नहीं। इस विधि में अपन कुछ नहीं, किस में करते हैं? सेलिएंट पोल में रोटर के पोल की संरचना में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो लिखो बेटा, यह विधि, या ऐसे लिखो बेटा, इस विधि में रोटर की संरचना में क्या कर देते हैं बेटा? थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करोगे? आपसे पूछेगा निम्न में से किस विधि में रोटर की संरचना में परिवर्तित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए देगा पोनी, ऑप्शन नंबर बी देगा डीसी कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी देगा स्टार्टिंग। तो बेटा स्टार्टिंग लगाना। ठीक है, परिवर्तित की जाती है।
ठीक है। अब आपको पूछेगा कैसे परिवर्तित करोगे, तो बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या करेंगे, इसमें तुल्यकालिक गति प्राप्त करने के लिए एक डैम्पर वाइंडिंग लगा दी जाती है। तो लिखना बेटा इस विधि में सबसे पहले तो देखो ये होती कैसे, सबसे पहले ये देखो ये होती कैसे। मान लो बेटा ये आपका पोल है, ये लो भैया, ये पोल कहाँ होगा बेटा, रोटर में होगा, ध्यान रखना। इस रोटर के ऊपर क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे इस तरह से बार काट दिए जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसका विद्युतिक कनेक्शन नहीं होता, इसका केवल यांत्रिक कनेक्शन होता है। और यहाँ पर बेटा वाइंडिंग डालने के लिए मैं ये तार लगा देता हूँ, देखो ये, ठीक है। ये क्या है आपका, रोटर है, क्या है, रोटर है। इस रोटर के ऊपर ही करोगे, ध्यान रखना। तो ये रोटर की थोड़ी संरचना चेंज कर दी ना, हाँ ठीक है। इसके नीचे वो नीचे वाला भी होगा, रोटर पार्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझाने के लिए ऊपर वाला पार्ट बनाया, ठीक है, ये रहा। अब देखो इसको आराम से, सबसे पहले बेटा ये जो वाइंडिंग है ना, इसको क्या करना है आपको, शॉर्ट सर्किटेड। क्यों, क्योंकि मैडम मैरी ने बोला है कि शॉर्ट सर्किट होगी तो धारा बहेगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि जब भी भाई ऑरेस्टेड क्या बोलता है, चुंबक कब बनेगा, जब बेटा ये शॉर्ट सर्किटेड होगी। तो ध्यान रखना बेटा ये क्या होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। नंबर वन चीज। अब क्वेश्चन आएगा ये बनाओगे किससे, तो मुझे बताओ बाइंडिंग करते किससे हो, कॉपर से नहीं करते। तो बेटा इस बार को भी कहां से बनाओगे, तो इस बार को भी हम कहां से बनाएंगे बेटा, कॉपर से बनाएंगे, कॉपर से बनाते हैं। तो ये बार किसकी है, कॉपर बार है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्या किया रहता है, रोटर के ऊपर सोच के बताओ। तो हमें पता है सर, रोटर के ऊपर क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। भाई इसी का तो इफेक्ट कम करना है, फील्ड वाइंडिंग। चलिए इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की है। और क्या जानते हैं बेटा, तो ये आपके आगे की क्या है, ये आपकी क्या है बेटा, रोटर शाफ्ट है, रोटर की शाफ्ट है, यानी कि जो शाफ्ट घूमेगी। और देखो और क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब फील्ड वाइंडिंग को कैसे सप्लाई दोगे, तो आप सभी पता है फील्ड वाइंडिंग को कैसे सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, है ना। हाँ, चलिए तो ये जो ऊपर जो कॉइल की है ना बेटा, ये क्या है, ये आपकी अतिरिक्त एक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण बेटा क्या होगा, जब दो फील्ड आएंगे, एक फील्ड आएगा यहाँ पर, एक फील्ड यहाँ पर, तो दो फील्ड आएंगे, तो बेटा इन दोनों के रिजल्टेंट से मोटर को स्टार्टिंग का गुण मिल जाएगा। बस यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत सही। तो बेटा लिखना, ये जो डैम्पर वाइंडिंग है ना, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग रोटर को तुल्यकालिक वाइंडिंग प्राप्त कराने के लिए होता है, तुल्यकालिक गति प्राप्त कराने के लिए होता है, इसके बाद नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, डैम्पर वाइंडिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। डैम्पर वाइंडिंग, इससे ही सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग तुल्यकालिक गति प्राप्त करने के बाद नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल किसके लिए होता है, तुल्यकालिक के लिए। इसका मतलब क्या है, तुल्यकालिक गति प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, प्राप्त करने के बाद नहीं होता है, के बाद नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या रखोगे, इस डैम्पर वाइंडिंग का केवल बेटा कैसा होता है, यांत्रिक कनेक्शन होता है, विद्युतिक नहीं होता है। पूछा जाता है इसका केवल यांत्रिक कनेक्शन होता है, यांत्रिक संबंध होता है। अब ये बेटा ध्यान रखना, अर्थात इसका वैद्युतिक जुड़ाव नहीं होता। अतः इसका क्या होता है बेटा, वैद्युतिक जुड़ाव नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, मोटर के अंदर तो ये सेल्फ स्टार्टिंग करती है, लेकिन ध्यान रखना जनरेटर के अंदर बेटा अतिरिक्त लोड को भी मैनेज करती है, ध्यान रखना। समझ में आया, बहुत सही, ठीक है। अब देखो बेटा यह करती क्या है, तो यह तुल्यकालिक मोटर में क्या करती है बेटा, हंटिंग के प्रभाव को कम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना। टेम्पर वाइंडिंग तुल्यकालिक मोटर में, तुल्यकालिक मोटर में, मोटर में क्या करती है बेटा, हंटिंग के प्रभाव को कम करती है, हंटिंग के
प्रभाव को कम करती है। अब ये हंटिंग क्या होती है वो समझाते हैं। डैम्पर वाइंडिंग तुल्य मोटर में हंटिंग के प्रभाव को भी कम करती है, को भी कम करती है। इसलिए बेटा कभी-कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? तो बेटा डैम्पर वाइंडिंग का स्टार्ट करना भी कार्य है और हंटिंग को भी कम करना कार्य है। ये दोनों कार्य ध्यान रखना, गलत मत करना, ठीक है? समझ गए? बहुत सही। अब मुझे बताओ ये क्या है? वास्तव में ये वाइंडिंग क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड मोटर है। इसके द्वारा क्या होता है? देखो, जैसे कि अपन ने वो बनाई थी कौन सी स्क्विरल केज, तो बेटा स्क्विरल केज मोटर के अंदर अपन ने क्या किया था? देखो, इसकी सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। तो बेटा इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, देखो रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग बना रहे हैं इसको, है ना? डैम्पर को, ये तो प्राइमरी हो गई और ये क्या है बेटा? सेकेंडरी है। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे बेटा ये केज मोटर की तरह चलना शुरू करेगी। आराम से देखो बेटा। ठीक है? अब देखो बेटा, डैम्पर वाइंडिंग को रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह समझा जाएगा। भाई प्राइमरी तो ये हो गई और सेकेंडरी ये हो गई। और ये भी क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड। अब किसकी तरह चलेगा? तेज मोटर की तरह। तो लिखो बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगली लाइन में लिख देते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य, डैम्पर वाइंडिंग को, डैम्पर वाइंडिंग को रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य कराया जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य कराते हैं। ठीक है? और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य कराएंगे तो क्या होगा? जैसे प्रेरण मोटर में, जैसे प्रेरण मोटर में कौन सी बेटा? थ्री फेज प्रेरण मोटर में सेकेंडरी को क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करते हैं ना। जैसे प्रेरण मोटर में सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो करते हैं उसी प्रकार बेटा क्या होगा? उसी प्रकार, उसी प्रकार डैम्पर वाइंडिंग द्वारा, डैम्पर वाइंडिंग द्वारा मोटर क्या होता है बेटा? शुरुआत में केज मोटर की तरह चलना शुरू कर देती है। उसी प्रकार बेटा डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा मोटर शुरुआत में, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा मोटर शुरुआत में किसकी तरह? केज मोटर की तरह कार्य करना शुरू करती है। शुरुआत में केज यानी कि पिंजरा, केज मोटर की तरह कार्य करना शुरू कर देती है और मोटर क्या हो जाती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की तरह कार्य करना शुरू करती है तथा बेटा मोटर क्या हो जाती है? कौन सी? सिंक्रोनस मोटर क्या हो जाती है बेटा? आपकी सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है, सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है, सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। ठीक है? होती नहीं है, बन जाती है। ठीक है? तो आपको पूछेगा सिंक्रोनस मोटर को बिना मोटर जोड़े कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हो? डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। ठीक है? बहुत सही। अब देखो बेटा इससे होगा क्या? तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए बेटा क्या करते हैं? लो, इसमें एक होता है, आप आगे लिखाएंगे भाई, तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज में लेते हैं। कब? जब ये नो लोड पे ओवर एक्साइटेड की तरह कार्य करेगी। ये पॉइंट यहीं लिख दो बेटा, अच्छा पॉइंट है। हम जानते हैं कैसे, वो बताएंगे बेटा। तुल्यकालिक मोटर का, मोटर का प्रयोग, मोटर का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा? पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए होता है। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए होता है, लिए होता है। और बेटा ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, होता है। इसलिए, इसलिए मोटर को
यानी कि तुल्यकालिक मोटर को क्या किया जाता है बेटा, नो लोड पे, यानी कि लोडहीन अवस्था में, नो लोड यानी कि नो लोड अवस्था में अति उत्तेजित यानी कि ओवर एक्साइटेड, अति उत्तेजित अवस्था में चलाया जाता है। बेटा सीधा सीधा नंबर मिलता है, अवस्था में चलाया जाता है। ठीक है, आपको बोलेगा कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसको कैसे चलाओगे, तो नो लोड पे ओवर एक्साइटेड। बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी एक नंबर देके जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बेटा इसमें ध्यान रखना, इस अवस्था में, इस अवस्था में सिंक्रोनस मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को क्या कहा जाता है बेटा, सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये शब्द ध्यान रखना। ठीक है, ओके। ठीक है, और इस अवस्था में बेटा मोटर की रेटिंग किस में होती है, केवीएआर में होती है, आप सभी जानते हैं। अब एक शब्द आया था, अब एक शब्द आया था, यहां पर देखो बेटा, एक शब्द आया था कि इससे हंटिंग सही होती है। तो अब इस हंटिंग को समझते हैं आखिर ये क्या होती है ना, क्योंकि शब्द बेटा छोटे छोटे ही हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे हंटिंग। हंटिंग शब्द क्या है, हंटिंग, पहला तो यही आता है बेटा कि ये हंटिंग का कोई दूसरा नाम है क्या, इसको लिखो हंटिंग प्रभाव। इसका कोई दूसरा नाम है क्या, तो आप क्या बोलोगे, इसे क्या बोला जाता है, तो बेटा इसे फेज स्विंगिंग प्रभाव भी कहते हैं। इसे, इसे फेज स्विंगिंग प्रभाव भी कहते हैं। बेटा ये अन्य नाम पूछ सकता है, ध्यान रखना, फिर से बोलता रहा हूं, इसे फेज स्विंगिंग प्रभाव भी कहते हैं। ये आता क्यों है, ये आता है बेटा जब भी आप बाहर का जो लोड होता है ना उसमें अचानक परिवर्तन हो तो लिखना यह प्रभाव अचानक लोड परिवर्तन से आता है। यानी कि जब भी मोटर में अचानक से लोड चेंज हो जाएगा ना बेटा, तब आएगा, लोड परिवर्तन से आता है। होता है। ठीक है, बहुत सही। अब इससे होगा क्या, इसके कारण बेटा जो आपने सिंक्रोनाइज किया है ना वो सिंक्रोनिज्म फेल हो जाता है, ध्यान रखना। इस इस प्रकार मोटर का क्या हो जाता है बेटा, तुल्यकालन, तुल्यकालन यानी कि सिंक्रोनिज्म क्या हो जाता है बेटा, फेल कर जाता है, फेल हो जाता है, हो जाता है। और बेटा इसीलिए ये तुल्यकालन यानी कि सिंक्रोनिज्म फेल नहीं हो बेटा, इसीलिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अतः, अतः सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर के तुल्यकालन को यानी कि सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनिज्म को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करते हैं बेटा, डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग में लेते हैं, डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, ये लो भैया। ठीक है, चलिए। अब बेटा ये मोटर की गति क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर को अब आपने चालू कर दिया है ना तीनों मेथड से। अब मुझे बताओ इससे जब घूमेगा तो बेटा उस समय इस पर कौन सी आवृत्ति होगी या इसकी गति क्या होगी, सिंक्रोनस गति, जिस गति से फील्ड घूमेगा उसी से रोटर घूमेगा, बिल्कुल सही है। तो बेटा वो गति निकालते हैं, तो लिखना बेटा सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति का सूत्र, सिंक्रोनस मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति सूत्र, है ना। तो बेटा ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा इसका मान क्या होता है, अब ये मान जो होता है ना बेटा अल्टरनेटर के समान ही होता है, तो लिखना यह मान अल्टरनेटर के समतुल्य होता है, यानी कि सेम होता है, समतुल्य होता है। ठीक है, अब कितना होता है तो ध्यान रखना बेटा, यह मान होता है, इसे किससे प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसे ns से
प्रदर्शित करते हैं, NS से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसका मान कितना होता है, तो ध्यान रखना बेटा इसका मान होता है NS बराबर 120 F बटे में P, ठीक है। जहां बेटा NS क्या है, सिंक्रोनस गति जिसे कहते हैं घूर्णन गति, जहां NS को क्या बोला जाता है बेटा, घूर्णन गति, यानी कि RPM, ठीक है बेटा। F क्या होता है, आवर्ती, इसकी इकाई क्या होती है बेटा, हर्ट्ज में। P क्या होती है, पोलों की संख्या, P क्या है, पोलों की संख्या, ठीक है। और बेटा इस तरह ये घूर्णन गति को ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा उत्तेजना का प्रभाव। अब आपने उत्तेजना का प्रभाव यानी कि जो रोटर में फील्ड उत्तेजना है ना बेटा, उसका प्रभाव आपने अल्टरनेटर में पढ़ा, इसका जस्ट उल्टा ही है, ठीक है। तो दोनों में साथ साथ में बना देता हूँ, ठीक है। तो लिखो बेटा फील्ड उत्तेजना का प्रभाव, फील्ड उत्तेजना का प्रभाव, ठीक है। अब देखो बेटा मैं दोनों साथ में बनाता हूँ, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले वही चीज है बेटा, इसमें भी कितने वक्र बनते हैं, दो वक्र बनता है। एक कौन सा बनता है, वी वक्र, और एक क्या बनता है बेटा, इन्वर्टेड वी कर्व। सर इसमें भी बनते हैं, बिल्कुल बेटा, जनरेटर का जस्ट उल्टा। इसमें क्या बनेगा, इन्वर्टेड वी कर्व, वी कर्व, ठीक है। अच्छा आपसे पूछेगा वी कर्व किसके मध्य बनता है, तो क्या बताओगे, ये बनता है बेटा आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा यानी कि IA वर्सेस किसके बीच में बनता है, फील्ड धारा, फील्ड धारा IF के मध्य, ठीक है। सर ये किसके बीच में बनता है, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के साथ बेटा क्या होता है, वर्सेस फील्ड धारा, क्योंकि फील्ड की उत्तेजना से ही तो करना है ना। हाँ फील्ड धारा। अब देखो बेटा मैं आपको एक सेकंड में याद करा देता हूँ, याद करो, यहाँ पर Y था, यहाँ X था बेटा, यहाँ क्या था, फील्ड धारा यानी कि IF, और बेटा यहाँ क्या था आपका, आर्मेचर धारा यानी कि IA। अब मुझे बताओ इसके अंदर कैसा था, अल्टरनेटर में कैसा था, नीचे की तरफ अल्टरनेटर में क्या था बेटा ये, तो इसमें कैसा हो जाएगा, इसमें भी ग्राफ तो यू ही होगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा अल्टरनेटर में ये यूनिटी के ऊपर यानी कि इकाई शक्ति गुणांक के ऊपर बेटा ये कैसा जा रहा था, लैगिंग, इसमें क्या हो जाएगा, लीडिंग, ठीक है बेटा। इसके नीचे क्या था, लैगिंग। चलिए बहुत बढ़िया। अब पावर फैक्टर का ग्राफ कैसे बनेगा, पावर फैक्टर का ग्राफ भी यही है, देखो वो भी वहां पे भी ऐसे ही बनाया था, शक्ति गुणांक, और ये क्या है बेटा, फील्ड धारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पावर फैक्टर का फर्क है, फील्ड धारा। इससे पता चलता है दोनों मशीनें एक ही जैसी है। तो बेटा इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनाया था, यहाँ पर क्या था, इकाई शक्ति गुणांक है ना, पावर फैक्टर, और इसके आगे क्या होता है, जैसे ये लीडिंग है तो बेटा ये भी लीडिंग, और ये क्या है बेटा, लैगिंग, बस खत्म। सर ये तो जस्ट उल्टा है, उसमें आगे लीडिंग था, इसमें लैगिंग है, तो बस उल्टा ही तो है, सेम मशीन है दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैं एक टेबल बना देता हूँ फाइनली, और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जो क्वेश्चन पूछता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो बेटा क्रम संख्या, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, उत्तेजना का प्रभाव, प्रभाव, और क्या लिखोगे, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, ठीक है। चल अब यहां से भी वही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी याद कराता हूं, डोंट वरी। उत्तेजना बढ़ाने पर उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था लैगिंग, इसमें हो जाएगा बेटा लीडिंग यानी कि अग्रगामी। सर को याद करने का तरीका है क्या, 2 मिनट में बताता हूँ, देखना। ये क्या है, लास्ट में क्या है, सामान्य उत्तेजना, सामान्य उत्तेजना, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, सामान्य उत्तेजना पे क्या हो जाएगा, सामान्य उत्तेजना पे हो जाएगा इकाई पावर फैक्टर, ठीक है, इकाई पावर फैक्टर। देखो सिंपल सा ध्यान रखो बेटा, अगर आपको पावर फैक्टर चाहिए हो तो सिंपल सा देखो, ये क्या है, मोटर है, और मोटर कैसे याद करते हैं, शंट, शंट जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है बेटा, आगे की तरफ क्या होता है, लीडिंग, याद हो गया, बस एक याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा ये आपका मेन पोर्शन था जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक अल्टरनेटर में कभी कभार पूछ लेता है, बाकी बेटा ये आपका कोर्स में नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा कि अधिकतम शक्ति गुणांक के लिए पूछता है अल्फा का मान, है ना। ये आपको किसमें पूछेगा बेटा, अल्टरनेटर में, मैंने लिखा ही नहीं था, यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ बेटा। अगर नॉर्मली कुछ नहीं कहेगा तो 90 डिग्री लगा देना, लेकिन अगर पूछेगा बेटा कि आपके सेलिएंट पोल में कितना होता है, किसमें, सेलिएंट पोल के लिए, सेलिएंट पोल के लिए मेरे अल्फा का मान पूछता है मैक्सिमम, तो अल्फा का मान होता है बेटा 45 डिग्री, ये ध्यान। अब हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है वरना आप कहोगे, इसलिए बाकी मैंने लिखा दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा ध्यान रखना
सेलिएंट पोल का है तो 45 डिग्री पर अधिकतम आएगा टॉर्क का मान, और अगर पूछेगा बेलनाकार रोटर के लिए या कोई भी, तो बेटा 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है और आपको हर चीज बताने की। ठीक है, और आपके इतना ही है कोर्स में, भरोसा रखो और पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं किसी और एपिसोड के अंदर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच।